लोग डरा रहे हैं हमें या सच में कुछ डरावनी चीज इसके पीछे है? तो जब हम तंत्र या अकल्ट की बात करते हैं, डेफिनेटली इन चीजों को करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी होता है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर इट इज गुड और बैड? कभी कभी आपको ये भी एहसास होता है, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन ये एनर्जी मुझे हार्म नहीं करना चाह रहा। हर इंसान बैलेंस ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज हो, ब्रेकअप्स हो, एक्सीडेंट्स हो, ऐसी कोई भी चीज हो, ये एक तरह से हमारे लिए अलार्म बेल्स हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने प्लान से भटक जाओ। वहाँ पर लगा दी जाती है अलार्म बेल कि जैसे ही आप वहाँ से भटकने लगोगे वो इवेंट होगा और आप दोबारा से अपने पाथ पर आ जाओगे। इज देयर एनी वे टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड? यस, देयर इज। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है बिकॉज मेरी लाइफ में 180 डिग्री शिफ्ट इसकी वजह से आया है। एक बेटर फ्यूचर की तरफ जाना है, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। ये प्रैक्टिस मैंने बीके शिवानी से सीखी थी। उन्होंने एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस बताई थी। उन्होंने कहा था ह्यूमन बीइंग्स की सबसे जो इम्पोर्टेंट नीड होती है वो होती है टू बी सीन एंड देन टू बी हर्ड। तो अगर आप किसी इंसान के साथ बस प्रेजेंट हो जाते हो तो उस इंसान को सडनली रियलाइज होता है क्लेंजिंग क्या है, कैसे करें? अपनी क्लेंजिंग करने का मतलब यही है कि आप टैरो है क्या? टैरो स्पेसिफिकली बनाया गया था। टैरो को भी मिसयूज किया जा सकता है। सारी एनर्जीज सबके लिए एक्सेसिबल है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मॉडर्न मॉन्क। आज हमारे साथ हैं मीनू सहगल, जो कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल वेलनेस कोच हैं। उसके साथ साथ रेकी टैरो भी करते हैं। तो आज इमोशनल वेलनेस, रेकी, टैरो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये एपिसोड काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटेंस होने वाला है। वेलकम टू द शो। तो आज हम टैरो को लेके बात करते हैं। ओके। तो जितना मुझे पता है कि टैरो एक्चुअली बहुत पुरानी चीज़ है। इट स्टार्टेड समवेयर इन मिड 15th सेंचुरी और वो भी यूरोप में। सो ओरिजिनली इट वाज लाइक अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो ऐसा कैसे हो गया कि समथिंग दैट वाज यूज्ड फॉर प्लेइंग कार्ड्स बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्यूचर रीडिंग, फॉर्चून रीडिंग? और ये अगर यूरोप में था, इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ, आया कहाँ से? सो इट्स लिटिल बिट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन टैरो। ओके, सो अगर हम टैरो की हिस्ट्री देखते हैं तो ऑफ कोर्स व्हाट यू सेइंग इज राइट कि ये एक प्लेइंग कार्ड्स की तरह स्टार्ट हुआ था एंड ये धीरे धीरे फैलते फैलते थोड़ा सा मिस्टिक रेल में आ गया और धीरे धीरे अब वो इंडिया में भी आ गया। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा और बैक ट्रेस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि टैरो स्पेसिफिकली बनाया गया था अकल्ट सीक्रेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। जी। जब यूरोप में पेगनिज्म था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ओपनली फॉलो होती थी, नेचर वर्शिप, गॉडेस वर्शिप, इस तरह की चीज़ें। तो क्रिश्चियनिटी के आने के बाद काफ़ी ये चीज़ें ख़त्म होने लगी। तो उस विजडम को प्रिजर्व करने के लिए जो बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने वो अपनी विजडम को सिंबल्स की फॉर्म में टैरो कार्ड्स बना दिए या कार्ड्स के ऊपर लगा दिया। अब किसी को शक ना हो, पता ना चले, तो उन्होंने उन कार्ड्स को एज प्लेइंग कार्ड्स फ्लोट कर दिया मार्केट में। ओके। कि जिनको पता है वो तो जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, जिनको नहीं पता वो प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज कर रहे हैं और ये विजडम सरवाइव कर गई। तो इटली में इसे टैरोची बोला जाता था प्लेइंग कार्ड्स को। करते करते लोगों जैसे जैसे लोगों को पता लगने लगा कि ये सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स नहीं है, इसमें तो पूरा मतलब यूनिवर्स का ज्ञान है, पूरी विजडम है यहाँ। तो धीरे धीरे फिर वो इसे वापस से मिस्टिकल ट्रेडिशन में लाते गए। तो इस तरह से मिस्टिकल ट्रेडिशन या अकल्ट विजडम जो थी, जो जितनी भी स्पिरिचुअल विजडम थी, वो टैरो कार्ड्स में गई, वो प्लेइंग कार्ड्स बन के फ्लोट हुई और वो दोबारा से फिर से मिस्टिकल ट्रेडिशन में वापस आई। तो आप एक तरीके से ये कह रहे कि ये एक अलग ही विद्या है, तो उसको कार्ड्स की तरह फ्लोट कर दिया गया मार्केट में। कमर्शियल रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, और सबको पता भी ना चले कि कार्ड्स का एक्चुअल एसेंस क्या है। तो ये विद्या इंडिया में कैसे आई और किन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और ये विद्या क्या है? थोड़ा सा अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि सबको पता चले कि टैरो है क्या, उन तक पहुंचे, एंड हाउ इट कैन
benefit their lives. ओके, कहाँ से शुरू करें? चलिए थोड़ा पास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? तो जब हम बोल रहे हैं ये जो विजडम है, अकल्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो छुपी हुई है, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए उसे अकल्ट बोल दिया जाता है। उसे यूज करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन चाहिए हम्म, और एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए उसे हिडन रखा जाता है कि हर कोई इसे ऐसे ही ना यूज कर ले। थोड़ी सी इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है क्योंकि आप एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो। अगर आपको बेसिक लॉज नहीं पता यूनिवर्स की एनर्जी के, तो फिर नेचर के लॉज हैं, आप गलत करोगे तो गलत भी हो जाएगा। हम्म, तो इसीलिए इस चीज़ को अकल्ट रखा गया या हिडन रखा गया। अकल्ट का मतलब हिडन है सिंपली। ओके ओके, जब उस चीज को टैरो कार्ड्स की फॉर्म में डाला गया, हम्म, उसका पर्पस शायद कमर्शियल नहीं था, उसका पर्पस था शायद उस विजडम का सर्वाइवल, ओके, कि वो विजडम कहीं गायब ना हो जाए, गुम ना हो जाए। अब वो विजडम क्या है? तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जैसे हम आम इंसान जिसे बोलते हैं, हमें होता है कि हमें अकल जाके क्या करना, हमें अपने पैसे जी। कमाने, अपना घर देखना है, अपनी लाइफ जी, जीनी है बस। जी, तो हम अकल्ट में जाके क्या करें? लेकिन वहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल जाते हैं, दैट वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी एंड माइंड, देयर इज सो मच मोर टू अस। हमारे पास एक एनर्जी भी है, और रादर अगर सही बोलूं तो हम एक एनर्जी हैं जो इस बॉडी में है, इस जिंदगी को जी रही है, इस लाइफ एक्सपीरियंसेस को ले रही है। अब वो एनर्जी जिस स्टेट में होगी या जिस तरह की होगी या जिस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होगी, बॉडी और लाइफ उस तरह से चलेगी। राइट। अब एनर्जी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? एनर्जी इन्फ्लुएंस का मतलब है क्या वो एनर्जी एक्सपेंशन में है, खुली हुई है, या सफोकेटेड है, फ्लोइंग है, या ब्लॉक्ड है, ओके, चल क्या रहा है उस एनर्जी के साथ? is it related to chakras if you're talking about energy blockages? So, Is there any relation? yes, of course, there is a relation. Chakras is a part of the whole energy system. Right. So, energy is के यूनिवर्स में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या हम उसके साथ हार्मनी में हैं Right. या डिसहार्मनी में हैं? तो वो है अकल्ट विजडम का पार्ट, जिसे हमने बेसिकली अकल्ट विजडम का पार्ट बोल दिया है। अगर हम उसे समझते हैं, जैसे आजकल के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बातें हो रही है। Yes. आई मीन आई डोंट थिंक आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना पता हो। बिल्कुल तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली एक एनर्जी का लॉ है जी। कि आप जैसा एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स में, आपके पास वैसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलते हैं, जैसा सोच रहे हो वैसा होगा। तो वही है एनर्जी, ठीक है। सो जब हम कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी डिसाइड कर रही है आपकी बॉडी और आपकी लाइफ कैसी होगी, तो जाहिर सी बात है हर इंसान को ये जानना जरूरी है राइट। कि ओके। अगर मुझे मेरी लाइफ को ठीक से जीना है तो मैं अपनी बॉडी को ठीक करूं, लाइफ को ठीक करूं, लेकिन एनर्जी को कैसे ठीक करूं? हमें पता ही नहीं है उस एस्पेक्ट के बारे में। राइट। तो उस एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा अकल्ट की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें इन चीजों को देखना पड़ता है। जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में योग है, या और बहुत सारी इस तरह की विद्याएं हैं जो एनर्जी को टारगेट करती हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, सब एनर्जी के लिए करते हैं हम। तो उससे हमारी एनर्जी हार्मोनियस हो जाती है, फ्री फ्लोइंग रहती है, और हम एक अच्छी लाइफ ऑफ ईज एक्सपीरियंस करते हैं जी। तो टैरो में जो विजडम है वो भी कहीं ना कहीं उसी विजडम से मिलती जुलती विजडम है। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे आपने टैरो के बारे में बताया, और तो फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हम सेम चीज करते हैं? जैसे हम जानना चाहते कि हमारा अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था, आने वाला कल में क्या होने वाला है, और आपने बार बार ये शब्द यूज किया है ऑकल्ट। तो तंत्र विद्या जो है, जो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों में और टैरो में क्या फर्क है? एसेंशियली कोई फर्क नहीं है। ओके। उसी ट्रेडिशन का ही पार्ट है, और कहते हैं हम कलयुग में हैं जी।
और कलयुग में सबसे ज़्यादा जो विद्या काम करती है वो है तंत्र विद्या। जी, अब तंत्र विद्या का सिर्फ मतलब जादू टोना नहीं होता। एब्सोल्युटली। तंत्र विद्या का मतलब है ये वर्ड आया है तंत्र से। तंत्र मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट टेक्निक, या और ए टेक्निक, और हमारी बॉडी भी वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक टेक्निक से चल रही है। तो बेसिकली हम अपनी बॉडी की एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी बॉडी की एनर्जी को किन एनर्जी से ट्यून कर सकते हैं कि हम उस एनर्जी को एक्सेस कर ले, ये है तंत्र विद्या। एज सिंपल एज दैट। अब वो साइंस है, आप उसे चाहे उसे एटॉमिक बॉम्ब बनाओ या फिर उसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, राइट। सो अब जो हम आज की चीजें बोल रहे हैं, टैरो बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी तो मैं शायद नहीं बोलूंगी, तंत्र Okay. का पार्ट है क्योंकि वो उससे पहले भी एग्जिस्ट करती Right. थी। सो ये सब कुछ इसी चीज का पार्ट है कि आप लाइफ को कैसे समझो। हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा इंसान हूँ या बहुत बड़ी एक एनर्जी हूँ, एनर्जी बॉल हूँ, इस तरह से सोच लीजिए। क्योंकि हमें दिख तो रहा है, हमारी आंखें एक ही फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे ट्यून्ड है, हम उसी फ्रीक्वेंसी रेंज पे देख सकते हैं, तो हमें ये फिजिकल बॉडी दिखती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी रेंज को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाए तो हमें हमारी एनर्जी बॉडी भी दिखने लग जाएगी, राइट। कि हमारी जो एनर्जी की रेडिएशन है जो कहाँ तक जा रही है, क्या है। आज की डेट में कर्लियन फोटोग्राफी है, एक रशियन रिसर्चर थे सेमियोन कर्लियन, उन्होंने कर्लियन फोटोग्राफी बनाई जिससे कि आप एनर्जी फील्ड्स की, ऑरा की फोटोग्राफ ले सकते हो। Is it the astral body that you're talking about? आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी बॉडी अराउंड यू, वेदर इट्स एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी डज नॉट मैटर। आपके आसपास की एनर्जी फील्ड, उसकी फोटोग्राफ ले सकते हो। तो वी आर नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी दैट वी सी, वी आर मच मोर देन दैट। तो हम इस पूरे बीइंग को कैसे हेल्दी करें, उस पूरे बीइंग को कैसे हार्मनी के साथ चलाएं, नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, ये हमें सिखाती हैं इस तरह की विद्याएं, या फिर अगर स्पेसिफिकली बात करते तो टैरो। राइट। और जैसे फिर से मैं एक बार एस्ट्रोलॉजी का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बता देते हैं कि ये होगा, अगले 5 साल आपका अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, वॉट एवर इट इज, पर उसके साथ साथ कुछ रेमेडीज भी देते हैं। तो टैरो में भी रेमेडीज है और इट इज जस्ट लिमिटेड टू रीडिंग्स? टैरो इज एक्चुअली नॉट जस्ट लिमिटेड टू रीडिंग्स। रीडिंग्स अगर मैं बोलूँ, टैरो का सिर्फ 5% पार्ट है। ओके। टैरो एक्चुअली एक बहुत बड़ी दुनिया है। आप टैरो को यूज कर सकते हो अपना फ्यूचर जानने के लिए, जैसे हमने बोला, रीडिंग्स के लिए। आप उसे समझने के लिए यूज कर सकते हो कि मेरे आज में क्या चल रहा है, कल क्या हुआ था पॉसिबली। उसे आप इसलिए भी यूज कर सकते हो कि मेरी सोच क्या है, मैं किस तरह से इस दुनिया को देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा हूँ, मुझे सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, या मुझे सिचुएशन के लिए क्या सोच और क्या एनर्जी डेवलप करनी है कि ये सिचुएशन मुझे ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए या मेरे लिए हेल्पफुल हो जाए। ओके। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे किसी भी टूल को, नॉट जस्ट टैरो, इवन एस्ट्रोलॉजी, तो आप एक्चुअली उससे ज़्यादा बेनिफिट डिराइव कर सकते हो। तो रेमेडीज क्या होंगी? रेमेडीज, ऑफ कोर्स, रेमेडीज हर इंसान के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती हैं, या ये कह लीजिए कितना इवॉल्व्ड है वो इंसान। कुछ लोग इतनी डेप्थ में थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी तो नहीं बोलूंगी, इच्छा नहीं रखते। राइट। उनके लिए रेमेडीज जैसे पूजा या रिचुअल वो काम करती है। ओके। जो इंसान के अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी, ऐसा क्यों, ऐसे इंसान को आप रिचुअल नहीं दे सकते। You have to answer the why. You have to give them a path which answers their why. Yeah. ये मान के चलते हैं कि एज अ टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर या प्रैक्टिशनर आपके पास सारे आंसर्स नहीं होंगे। नेचुरली आप भगवान नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ. तो आप उस इंसान को क्या रास्ता दिखा सकते हो जिससे उसे अपने सवालों के जवाब मिले। ऑफ कोर्स गाइडेंस मिल सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसी क्या सोच थी जिस वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा क्या ब्लॉक है, ओके। मेरी लाइफ में ऐसा क्या पैटर्न चल रहा है जिस वजह से ये हो रहा है, ये समझ सकते हो। अब उसे ठीक करने के लिए क्या करें? राइट, राइट। पैटर्न्स ठीक करने हैं, कोई सोच ठीक करनी है, कोई एक्शन ठीक करना है। कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ सोच रहे हैं, सोच की दुनिया में हैं, एक्शन नहीं ले रहे। तो उन लोगों को सजेशन में आता है कि आप ज़्यादा एक्शन लो, तो एक्शन बेस्ड रेमेडीज आती हैं कि अगर थोड़ी सी स्पिरिचुअल रेमेडी जैसा सोचे तो अपने साथ लाल कपड़ा रखिए, ओके। या अगर एक हिंदू ट्रेडिशन के हैं तो हनुमान जी को इन्वोक कीजिए, या फिर आप डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करना शुरू कीजिए ताकि आपकी लाइफ में एनर्जी आए, फायर एलिमेंट, एक्शन की एनर्जी आए। So these are some of the remedies that These you're are- talking yes. about. Okay. क्योंकि टैरो अगर एनर्जी पे पूरा बेस्ड है तो उसकी रेमेडीज भी एनर्जी से ही निकलेंगी कि आपकी क्या एनर्जी है, उस एनर्जी के हिसाब से आपको क्या चाहिए। पूरी दुनिया में चाहे आप कोई भी मोडालिटी यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज एम्ड एट बैलेंसिंग। हर इंसान बैलेंस ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो डॉक्टर के पास जा रहा है, चाहे वो हाँ। एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, चाहे वो हीलर के पास जा रहा है, रेकी हीलर या किसी और हीलर या टैरो रीडर के पास, वो इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहा है। एसेंशियली डीप डाउन उसे बैलेंस चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस है। राइट। अगर हम यूनिवर्स के क्रिएशन पे जाते हैं, हमारा जो फिजिकल यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बना है, पंचमहाभूत से, यस। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। अगर इम्बैलेंस है तो मतलब कहीं ना कहीं किसी इन 5 एलिमेंट्स में से किसी का एक इम्बैलेंस कोई हुआ है, तत्व बैलेंस कोई हार्मनी तत्व में नहीं है। 1 या 2 तत्व इम्बैलेंस हुए हैं या हार्मनी में नहीं है, तो उनको कैसे हार्मनी में लाना है, रेमेडीज उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। ओके। तो आपने जैसे एक्शंस की बात करी कि कुछ लोग बस रेमेडीज के लिए आते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा एक्शंस अच्छा हो, और आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एलिवेशन, उस पे भी हीलिंग डिपेंड करता है, रीडिंग्स डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मैंने आपको एक सिचुएशन दिया कि आज मेरे अच्छे कर्म नहीं है, तो मेरे रीडिंग्स ऐसे आए, आगे मैं कौन सा कर्म करूं, या फिर अगर मुझे आगे भी अच्छा कर्म करना नहीं है, सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, रीडिंग्स या कर्मा? कर्मा, एनी गिवन डे, ओके। because readings are a reflection of who you are today. सो इफ माई रीडिंग इज नॉट गुड टुडे, इफ आई स्टार्ट डूइंग अच्छा कर्मा इस लाइफ में या आगे की लाइफ में, द रीडिंग्स कैन चेंज। So you will be surprised जब हम एक टैरो रीडिंग कर रहे हैं। हाँ। सो टैरो रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बताना कि अच्छा ये हुआ था, ये होगा एंड Right. खत्म। राइट। टैरो रीडिंग इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, जहाँ पे जब हम टैरो कंसल्टेशंस की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आपकी आज की जो सिचुएशन है, लेट्स से बुरी सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं इस थॉट पैटर्न की वजह से है या इस तरह की कोई बिहेवियरल इश्यूज की वजह से है। लाइफ में हर चीज बिहेवियर है या थॉट पैटर्न है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत रेयरली कार्मिक इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हम कार्मिक इन्फ्लुएंसेस से ही अपने बिहेवियर्स और थॉट्स जनरेट करते हैं। Absolutely. तो अगर हमें ये पता है कि ये बिहेवियर है, ये थॉट पैटर्न है जिस वजह से ये सिचुएशन आज हो रही है, कल की प्रिडिक्शन आज की ही सिचुएशन पर बेस्ड होगी। ओके। कि आज की ये सिचुएशन है, ये थॉट पैटर्न्स है, इस इंसान का इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, तो इसके बेस पर टैरो बताता है कि ये फ्यूचर हो सकता है। अगेन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे ये फ्यूचर नहीं चाहिए, यस। तो अगर आप आज अपने पैटर्न्स और थॉट्स को शिफ्ट करना शुरू कर देते हो, चेंज करना शुरू कर देते हो, ज़्यादा अवेयरनेस में आना शुरू कर देते हो, तो वेरी पॉसिबल कि रीडिंग बदल जाए। दैट्स ब्यूटीफुल। ऑल्सो समटाइम्स इट हैपन्स, हम कहते हैं ना चेंज होने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। मान लीजिए हम बात करें, कोई ऐसी बात क्लाइंट को क्लिक कर गई एंड सडनली वो माइंडसेट शिफ्ट हो गया वहां बैठे बैठे जी। कि हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि यही ऐसे ही होना चाहिए, नहीं बिल्कुल ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस नाउ। नॉट जस्ट लिप सर्विस,
एक्चुअली डीप डाउन कुछ ऐसे क्लिक हो गया एंड शिफ्ट हो गया. रीडिंग उसी समय चेंज हो जाती है. रियली उसी यस समय? यस. वाओ, ओके. बात ये होती है ना कि क्लाइंट के माइंड में कौन सी चीज क्लिक कर गई, कौन सा थॉट एकदम से शिफ्ट हो गया. So that's like a change in the subconscious, you mean? यस यस. तो टैरो से थोड़ा सा हटके, क्योंकि यू हैव लाइक वेरीड एक्सपीरियंस, तो टैरो से थोड़ा हटके मैं ये पूछना चाह रही थी, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द यंगर जनरेशन, कि अगर सबकॉन्शियस में कुछ चीज बैठी हुई है एंड आई वांट टू चेंज इट, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं बार बार प्रोमिसेस कर रही हूँ, बार बार सोच रही हूँ मैं कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है. इज देयर एनी वे टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड? Yes, there is. There are many ways to change your subconscious mind. Like if you can elaborate and give certain examples that will actually help people who want to do it. Okay. So, एक छोटी सी पहले टेक्निक बता दूं या हाँ. पहले समझाऊं कि क्या है? As you are comfortable. ओके. सो टेक्निक्स काफ़ी सारी हैं. जैसे एक बहुत ही वेल नोन टेक्निक है हिप्नोथेरेपी, जो कि डायरेक्टली सबकॉन्शियस में कमांड्स प्लेस करती है कि आप धीरे धीरे वहाँ से शिफ्ट होने शुरू हो जाएं. The other technique is EFT, Emotional Freedom Technique, combined with NLP, Neuro Linguistic Programming. ये अगर आप किसी प्रैक्टिशनर से इसके सेशंस लेते हो तो इसका काम ही बेसिकली सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स को चेंज करना होता है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. Okay. ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस इट हैज हेल्प्ड मी चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. Okay. मेरी लाइफ में 180 डिग्री शिफ्ट इसकी वजह से आया है. I see. देयर वॉज अ टाइम जब मैं शायद यहाँ पर बैठ के बात करना तो दूर है, अगर एक कमरे में 4 लोग हैं तो वहाँ पे भी कुछ नहीं बोल सकती थी. सो That's like a journey. दैट्स लाइक अ ह्यूज जर्नी एंड मैं उसका पूरा क्रेडिट EFT, इनर चाइल्ड वर्क और NLP को देती हूँ. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें साथ में रही हैं जिन्होंने मुझे उस पॉइंट तक पहुँचाया है. क्योंकि जैसे जैसे आपका माइंड एक्सपैंड होता जाता है आप ये चीज़ें उतनी ही इजीली अडेप्ट और यूज करते जाते हो, और ये चीज़ें आपको उतना ही इजीली बेनिफिट करती जाती हैं. तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें चेंज हो सकती हैं. बस थोड़ा टाइम लगता है. टाइम अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई बहुत ही डीप रूटेड सोच है या पैटर्न है, लेट्स से जो चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हो, अगर लेट्स से अगर आप 30 इयर्स के हो, यू हैव प्रैक्टिस्ड दैट थिंग फॉर एटलीस्ट 30 इयर्स. Yes. तो उस 30 साल की चीज़ को चेंज करने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे. That's nothing actually. सो EFT में हम बोलते हैं 1 मिनट वंडर्स भी होते हैं, 1 सेशन वंडर्स भी होते हैं, जहाँ पे एक That moment सेशन of में click that you're जैसे talking about. एक सेशन में इतना बड़ा शिफ्ट क्रिएट हो जाता है जैसे लगता है कि पूरा ब्रेक थ्रू हो गया. ऑफ कोर्स जितना डीप रूटेड है उतना टाइम लगता है, बट आई एम समबडी हु आल्सो बिलीव्स इन मिरेकल्स. मुझे लगता है अगर मिरेकल हो सकता है तो व्हाई नॉट. True. इट्स नॉट लाइक मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ हर बार मिरेकल होगा, बट अगर होता है तो आई एम वेरी ओपन फॉर इट. And क्योंकि मैंने ऐसे होता हुआ देखा है. yeah. एक सेशन में जिस इंसान को फियर ऑफ हाइट्स है बचपन से, उसका फियर ऑफ हाइट्स खत्म हो गया, फियर ऑफ फ्लाइंग खत्म हो गया, फियर ऑफ ड्राइविंग खत्म हो गया. जो इंसान बचपन से ये कह लो स्टैमर करता था रोज, विद इन अ सेशन स्टैमरिंग पर काम भी नहीं किया हमने, किसी और इशू पर काम किया, लेकिन स्टैमरिंग ठीक हो गई. तो ये बहुत बड़े चेंजेस होते हैं उस इंसान के लिए. सुनने में शायद छोटे लगेंगे. It's like a lifetime change you're it's talking like about. a lifetime change that happens in the span of an hour. अगर मैं बात करती हूँ पैटर्न्स की, जैसे पीपल प्लीजिंग पैटर्न्स होते हैं कई लोगों के, तो
उसको शायद चेंज करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक पैटर्न लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में फैला हाँ। होता है, बहुत सारी चीज़ों से डेवलप हुआ होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक सेशन में अगर हमें कोर मेमोरी मिल गई कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, हम्म 1 या 2 सेशन में वो इतना शिफ्ट हो जाता है कि वो इंसान द पर्सन स्टार्ट्स टू फील आई एम अ न्यू पर्सन। ऑब्वियसली इट्स लाइक अ होलिस्टिक चेंज हो रहा है, या क्योंकि जो स्टैमर करते हैं आई कैन अंडरस्टैंड वो बात करने में कितना शाई होगा। या उसके लिए तो इट्स लाइक जैसे मैंने कहा इट्स अ लाइफ टाइम चेंज, उसको यस, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। जी, तो जैसे आपने कहा टैरो के बारे में भी कि कर्म इम्पोर्टेंट होता है, हुँ। तो आपके साथ ऐसी कोई एक्सपीरियंस है जहां आपको सामने से दिखाई दे रहा है कि रीडिंग पॉजिटिव नहीं है और आगे क्या होने वाला ऑब्वियसली उनके कर्म पे डिपेंडेंट है, तो ये कम्युनिकेट करना इसमें दिक्कत आती है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कभी दिक्कत नहीं आती, जी। कभी-कभी डेफ़िनेटली आती है। अम, मैं बस ये बोलूँगी कि मैंने शायद अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है, या ये कह लीजिए मैं एक शायद ऐसा इंसान हूँ, जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव देखने की कोशिश करती हूँ। और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ लाइफ़ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड पर्सनली, कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है। कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा हो रहा है। आज मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मुझे पता है कल को मैं मुड़ के देखूँगी इस चीज़ को तो मुझे दिखेगा कि ये अच्छा हुआ। एसेंस ऑफ भगवत गीता ऑल्सो। कह जो हो सकते रहा है हैं, अच्छा हो रहा है। कह सकते हैं, हाँ। क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ़ के साथ एक्सपीरियंस किया है। हम्म मैं जिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आई हूँ, आई हैव हैड अ वेरी डेबिलिटेटिंग डिज़ीज़ ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें आई वाज़ ऑन बेड फॉर 3 इयर्स एज़ अ चाइल्ड। ओके। एंड उसके बाद एक रियलाइज़ेशन होना कि शायद मेरी लाइफ़ नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होगी। एंड वहाँ से फिर क्वेश्चन करना भगवान को कि मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों किया? हुआ? उसके बाद करते-करते एक पॉइंट पे रियलाइज़ करना कि इस चीज़ का आंसर तो मिल नहीं रहा। तो चलो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके देखते हैं कि अब इसके साथ कैसे जीना है। और जैसे ही वो एक्सेप्टेंस में आया तो लाइफ़ एकदम शिफ्ट होने लग गई वहाँ पर, रास्ते खुल गए, ये कह सकते हैं। एंड अगर मैं शायद वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। मैं शायद कोई ऐसी चीज़ कर रही होती या जॉब कर रही होती जिसमें मैं खुश नहीं होती। तो मैं ये मानती हूँ कि वो हुआ, इट वाज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट जो हुआ अच्छा हुआ। उस वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं इस पॉइंट तक पहुँची हूँ जहाँ पे मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देख रही हूँ रादर दैन मटीरियल ग्रोथ को। ऑफ कोर्स मटीरियल ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए शायद स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हर एक का अपना व्यू है, एवरीबडी कैन हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। तो अब जैसे कोई रीडिंग आती है जिसमें दिख रहा है कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, जी। दिख रही हैं प्रॉब्लम्स, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि आगे 3-4 सालों तक ये प्रॉब्लम कुछ ठीक होती हुई समझ आ रही है। तो ऐसे में कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ऐसा दिख रहा है एंड इट माइट टेक सम टाइम, या बट अब इसको हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी। तो कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस कैसे जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपका ये पीरियड थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, या ये पीरियड कह सकते हो फ्रूटफुल हो जाए। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मतलब पहली बात तो कार्मिक है, जी। कि कुछ ऐसा कर्म था जिसका ये कॉन्सिक्वेंस है। अब अगर ये कॉन्सिक्वेंस है तो इस कॉन्सिक्वेंस को आप कैसे झेल सकते हो? हाउ कैन यू गो थ्रू दिस पीरियड कि आपके आगे का कर्मा खराब ना हो? कि अगर आपका बुरा पीरियड चल रहा है और आप कॉन्स्टेंटली बुरा ही बोले जा रहे हो कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, बट यू आर जनरेटिंग और नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ रेडिएट होगी, सबकी तरफ जाएगी, तो आपको भी वही मिलेगी फिर। तो हाउ कैन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ माइंडसेट और अ लाइफ wherein you can find blessings in that situation? तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल्स तो खैर बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है, इसके पीछे क्या थॉट है?
क्या बिहेवियरल पैटर्न और क्या थॉट पैटर्न रहा है जिस वजह से ये चीज़ क्रिएट हो रही है। अगर ये क्रिएट हो रही है उस थॉट पैटर्न से, उस थॉट पैटर्न को अगर चेंज कर लिया जाए, मे बी इज इट पॉसिबल कि वो जो पीरियड ऑफ सफरिंग है वो थोड़ा कम हो जाए, या वो पीरियड ऑफ सफरिंग को आप उसे एक तरह से पीरियड ऑफ पॉलिशिंग बना लो। किस तरह से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो कि आपकी ग्रोथ हो रही है, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग डाउन यू आर एक्चुअली ग्रोइंग अप। तो यू आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, जहाँ यू आर अंडरस्टैंडिंग कर्मा, यू आर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल लॉज, लेकिन जो आपके पास आते वो इस पोजीशन में कभी कभी नहीं होते, विच आई एम श्योर यू आर अवेयर। तो उनकी रिएक्शन कैसे हो जाती है? तो उन्हें समझाना पड़ता है उस टाइम पे जी कि ये लाइफ है, ये कर्मा है और ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। तो आपका काम सिर्फ कभी कभी पोस्टमैन का नहीं होता कि आप उन्हें मैसेज दे रहे हो, कभी कभी आपका काम एक गाइड का भी हो जाता है, यू नो, जो आपको दिखा रहा है इस सिचुएशन का ट्रूथ। और ट्रूथ कभी कभी कड़वा होता है, बट अगर आप वो सुन लेते हो और उसे एक्चुअली बिना ईगो को ऊपर लाए उसे अंदर तक ले जाते हो, राइट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस सिचुएशन को बेटर यूटिलाइज कर लो। ओके। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कर्मास अपने क्लियर कर सकते हाँ, हो, कैंसिल कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, हाँ, लेकिन आप उस सिचुएशन को कैसे बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने एक कोर्स किया था, वहाँ पर जो हमारे टीचर थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, ब्रेकअप्स हो, एक्सीडेंट्स हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, ये एक तरह से हमारे लिए अलार्म बेल्स हैं। ओके। तो कहते हैं कि बिफोर टेकिंग अ बर्थ जो सोल होती है वो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ वो बैठती है और डिस्कस करती है कि ये मेरा संचित कर्म है, बंडल ऑफ कर्म पूरा, इसमें से क्या मुझे इस लाइफ टाइम में क्लियर करना है, कितना, जिसे हम बोलते प्रारब्ध। अब अगर ये क्लियर करना है तो कैसी लाइफ होगी? ऐसी लाइफ होगी, एक ओवरव्यू आ जाता है, एक आउटलाइन आ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल आपको डे टू डे डिटेल्स पता लग जाएंगी, बट एक ओवरव्यू आ जाएगा कि ऐसी लाइफ होगी, तो आप ये चीज़ क्लियर कर लोगे। उसके साथ आता है मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, इफ़ एट ऑल देयर इज़ वन, कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एवोल्यूशन के लिए क्या करना है। आपके लाइफ पर्पस जनरली वो होते हैं जो आपकी पर्सनल सोल एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो मुझे अपनी एवोल्यूशन के लिए क्या करना है जी। तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन में एक पूरा प्लान बनता है लाइफ का कि इस तरह की लाइफ होगी ना। उसके बाद गाइडेंस आती है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने प्लान से भटक जाओ, तो वहां पर लगा दी जाती है अलार्म बेल्स। इस तरह के इंसिडेंसेस कि जैसे ही आप वहां से भटकने लगोगे वो इवेंट होगा और आप दोबारा से अपने पाथ पर आ जाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करती हूँ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अच्छा। इंडियन फिलॉसफी की यही बड़ी अच्छी चीज़ है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप आज जैसा कर्म कर रहे हो, आपका फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट होगा। राइट। कंप्लीटली ट्रू, मेक सेंस, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप आज जो कर रहे हो वो भी ऊपर वाले की मर्जी से कर रहे हो, जो हुआ वो भी उसकी मर्जी से हुआ, जो होगा वो भी उसकी मर्जी से कुछ ना होगा। करो। तो आपको तो करना ही है। इट्स लाइक यू आर अर्जुन, आपने तो बाण चलाने ही है और आपने पूरी शिद्दत से चलाने, क्योंकि वो आपका धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। आप अर्थ पे आए हो, आपको भूख लगेगी, आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको खाना लाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी है। तो वो तो आप करना बंद नहीं कर सकते। तो वो कर्म तो आपको करना है, आपको ड्यूटी अपनी करनी है। लेकिन अब उसका फल क्या होता है वो आपके हाथ में नहीं है। आप कर रहे हो या। और अगर आप इस फिलॉसफी को भी पूरी तरह से फॉलो कर लेते हो, 100% सरेंडर कर देते हो कि ये कर्म भी मेरा नहीं है, ये भी ऊपर वाले का कर्म है। अच्छा।
अच्छा बुरा सब ऊपर वाले का है, मेरा तो ये कर्म ही नहीं है, हाँ हाँ मैं तो पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट हूँ। हाँ तो वो पॉइंट आता है जब आप निष्कर्म हो जाते हो, राइट व्हेन But then योर अगर कर्मास आर हाँ नॉट योर कर्मास। बट इफ आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग और मैं कह रही हूँ कि ऊपर वाले का देन है, ऊपर वाला करा रहा है, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? So whenever the consequences of that procrastination happens, Yes. you will also go through it and you should also say ये भी ऊपर वाला ही करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कर रही हूँ तब भी ऊपर वाला, रिजल्ट आए तब भी ऊपर वाला। सो कॉन्शियस माइंड से कोई हैबिट चेंज करने का मतलब होता है कि हम एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें एक कैसेट, तो खैर आज नहीं बोल सकती, लेट्स से आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो और आप उसको चीख चीख के बोल रहे हो ये नहीं ये प्ले करो, ये नहीं ये प्ले करो, अनलेस एंड अनटिल वो अलेक्सा है यस या कोई लिसनिंग डिवाइस है, हाँ वो चेंज नहीं करेगा। हाँ हमारा कॉन्शियस माइंड भी यही चीज है। यू हैव टू गो एंड डू इट। योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो दैट। यस योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ प्लेयर। उसको आप उसमें जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है। आप उसे चीख के बोलो वो चेंज नहीं होगा, आप रोज रोज एफर्मेशंस चीख चीख के बोल लो, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम चेंज नहीं हो रहा है तो वो कुछ नहीं होगा। सो यू मीन टू से अफर्मेशंस वोंट वर्क? Affirmations don't work when just done verbally. Writing, does it work? Does it filter into the subconscious? It can eventually. Takes a lot of time. It takes a lot of time. तो अगर आपको therapies are faster. EFT is faster. थेरेपीज में भी अगर मैं बोलती हूँ बहुत सारी आजकल की थेरेपीज है, साइकोलॉजी की, जैसे CBT है, बहुत सारी और भी थेरेपीज हैं, जेस्टॉल्ट है। हर थेरेपी के अपने मेरिट्स हैं, मैं उनके लिए तो खैर कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट देयर, बट EFT को एक थेरेप्यूटिक टेक्निक अब माना जाने लगा है बिकॉज क्लिनिकली प्रूवन हो गई है। इंस्टेंटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है कोई चीज़, कि अगर आप उसे कर रहे हो, आपको हाथों हाथ नहीं तो 1-2 दिन में या 1-2 हफ्ते में तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखता है। आपका सबकॉन्शियस एक तरह से रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर दो तो आपको नई हैबिट आपकी वैसे ही क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद बचता है अपने नई हैबिट को रोज करना है, ताकि वो एक नई हैबिट मेरी अच्छी क्रिएट हो जाए। आपने पुरानी तो क्लियर कर दी। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप अगर मुझे आज अपना कर्म बदलने हैं, एक बेटर फ्यूचर, एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जाना है? सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुडे दैट आई कैन टेक, एनीबॉडी कैन टेक सिटिंग एट होम? आई थिंक जो सबसे पावरफुल चीज जो मैंने अपनी स्टडीज और अपनी लाइफ में सीखी है, बिसाइड ऑल दीज टूल्स, इज डेवलपिंग अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। एक बहुत ही फेमस ऑथर है और ऑल्सो गुरु, कोच, गाइड हैं, एकहार्ट टोले। यस, पावर ऑफ नाउ। वो इसके बारे में बात करते हैं। ओशो ने हमेशा इसके बारे में बात किया, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बात की है। अवेयरनेस का मतलब है आप प्रेजेंट में आ रहे हो। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। ट्रू। अगर आपको अपना कर्म लेट्स से बेटर करना है, आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, फॉर दैट मैटर, आपको सबसे पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में ही आना पड़ेगा ना। प्रेजेंट मोमेंट में आने का मतलब है आप कॉन्शियस माइंड से काम करोगे, सबकॉन्शियस से नहीं। इसका मतलब आप प्री प्रोग्राम्ड चीजों से काम नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग से सोच के काम कर रहे हो। आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है लेट्स से मैं स्मोक कर लूं, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं, ये ठीक नहीं है, अभी बाद में से देखते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आने से आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली ठीक करने लग जाते हो। राइट। लेट्स से एक रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। दिस विल मेक मोर सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी रिलेशनशिप्स में आती हैं, एक बहुत ही फेमस कॉमन डायलॉग होता है, शादी के बाद तुम बदल गए। यस। तो या इवन मेन से दैट, शादी के बाद तुम बदल गई। एक्चुअली वो इंसान बदला नहीं होता, बस ये होता है कोर्टशिप पीरियड में both of them are putting their best selves forward. Yes. Both of them are acting from their conscious mind.
ओके। शादी हो जाती है, जैसे लाइफ में आ जाते हो, वो कॉन्शियस माइंड लाइफ की और चीज़ों में लग जाता है, तो अब रिलेशनशिप Absolutely. कौन संभालेगा? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो प्रोग्राम्स हैं, फिर तो वही रन करेंगे बिहेवियर्स। तो वो बिहेवियर्स अब आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप कहते हो तुम बदल गए। तो अगर आप वहाँ पर भी अवेयरनेस में रह सको, इफ़ यू कैन स्टे इन अवेयरनेस इन दैट मोमेंट, तो आपको लगेगा कि रोमांस शायद दोबारा ज़िंदा हो गया हमारे रिलेशनशिप में, राइट। या वी आर कनेक्टिंग बेटर बिकॉज़ आप प्रेज़ेंट हो, आप एब्सेंट नहीं हो वहाँ से। आजकल 2 लोग साथ बैठ के भी अपने फ़ोन में हैं। यस, They एब्सोल्युटली। are present, they're not present, they're absent from Hmm. that relationship. They're absent from that moment. बट अगर आप फ़ोन साथ में रखोगे और बिल्कुल प्रेज़ेंट हो जाओगे इस मोमेंट में, आप सामने वाले को एक्चुअली देख पाओगे। एंड ह्यूमन बीइंग्स की सबसे जो इम्पोर्टेंट नीड होती है, वो होती है टू बी सीन एंड देन टू बी हर्ड। हम इसीलिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लोग बोलते हैं इसे अटेंशन बहुत चाहिए। अटेंशन सीकिंग, या। एक्चुअली वो सिर्फ नीड टू बी सीन है। तो अगर आप किसी इंसान के साथ बस प्रेजेंट हो जाते हो, तो उस इंसान को सडनली रियलाइज होता है, हाँ मैं दिख गया इसे। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और अवेयरनेस क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हमेशा कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, सोचे भी नहीं हम। तो अवेयरनेस करने की एक प्रैक्टिस होती है। ये प्रैक्टिस मैंने बीके शिवानी से सीखी थी। अच्छा। उन्होंने एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस बताई थी। उन्होंने कहा था अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर लाओ, यस। और अपने आप से 3 सवाल पूछो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग। ये 3 क्वेश्चंस आंसर करो, और फिर जो भी कर रहे थे वापस लग जाओ उस पे। और ये एक्टिविटी हर थोड़ी देर में करना शुरू करो। Bringing back focus Bringing your attention to to the your present third eye moment. Yeah. and answering these 3 questions. ये प्रैक्टिस बार बार करने से आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे जहां पर आपको जबरदस्ती वो ध्यान लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा, और अवेयरनेस का टाइम स्पैन बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। अगर आप 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अवेयर थे, तो 1 घंटे में 5 मिनट के लिए अवेयरनेस आने लग जाएगी। धीरे धीरे वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। एक आपने गॉड के लिए कहा कि कर्म करते हुए आपको याद रहे कि आप कौन हो, सरेंडर भगवान को कर दिया। तो यहाँ गॉड का मतलब क्या है? आपकी कोई स्पेसिफिक इष्ट देव या इष्ट देवी है? और सेकंड, ये पहले सवाल से ले रही हूँ मैं इसको, आपने कहा था कि टीचर, मैंने काफ़ी अपने टीचरों से सीखा है। तो चाहे रेकी हो, टैरो हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस हो, इसके लिए गुरु की ज़रूरत कितनी है, कितनी अहमियत है? सो वन गॉड एंड वन गुरु। ओके, तो कहते हैं गुरु वो है जो आपको अपने अंदर के भगवान से मिला दे। जी। तो सबसे पहले तो इंटेंट यही होता है कि आप अपने अंदर के भगवान से मिल लो, या हम जिसे बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कि मेरे अंदर एक क्रिएटर है, मैं एक क्रिएटर हूँ। अगर मैं अपने आप से मिल जाऊं, तो फिर उससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। जिसे बोलते हैं जानना, हु एम आई। जानने की जर्नी एक लंबी जर्नी होती है। समटाइम्स इट हैज़ इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, बट इट्स अ वर्थवाइल जर्नी। लेकिन जब आप वो जान लेते हो, तो आई डोंट थिंक लाइफ की कोई भी चीज़, इवेंट आपको बहुत ज़्यादा हिला सकता है। आप में बहुत स्टेडीनेस आ जाती है। तो अगर गॉड की बात करते हैं, तो आई थिंक मेरे लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बहुत सारे भगवान को मानती हूँ, आई बिलीव इन डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर, लेकिन जब मैं गॉड बोलती हूँ, तो वो कोई भी, वो एक शक्ति हो सकती है जिससे आप कनेक्ट करते हो। शक्ति साकार या निराकार? डज नॉट मैटर। साकार इज अ फॉर्म ऑफ निराकार।
हम निराकार देख नहीं सकते तो ध्यान कैसे लगाएं, इसीलिए साकार बना देते हैं ताकि हम ध्यान लगा सकें और True. वहां से धीरे धीरे निराकार तक पहुंच सकें, द्वैत से अद्वैत। तो ये मेरे लिए भगवान का मतलब है। और अगर गुरु का मतलब देखते हैं तो गुरु आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो इंसान जो हमें ट्रूली गाइड कर सके, नॉट जस्ट अबाउट थिंग्स बट अबाउट लाइफ। देखा जाए तो हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। और हमारी लाइफ में शायद एक नहीं बहुत सारे गुरु हैं। हमारे पहले गुरु शायद हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अगर आपको अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो आई थिंक आपके पेरेंट्स आपके लिए गुरु हैं। जिस इंसान से आप एक अच्छी चीज़ सीखते हो, जिस इंसान से आप एक ऐसी चीज़ सीखते हो जो आपको आपके पाथ पर आगे बढ़ाती है, उस समय उस इंसान में आपके लिए गुरु आ जाते हैं। और अगर आपको साक्षात कोई गुरु मिल जाता है तो आई डोंट थिंक उससे बेटर कोई चीज़ हो सकती है। राइट। बट देन एक पॉइंट वो भी आता है जब गुरु आपको कहे कि मेरी जर्नी यहाँ तक थी, अब आगे जाओ। जो गुरु ऐसा बोल सके, आई थिंक वो गुरु है। ट्रू। जो छोड़ सके, Yeah. जो आगे बढ़ाए। बिल्कुल। जी जी। तो थोड़ा सा अगर रेकी की बात करें तो रेकी में भी क्लेंजिंग प्रोसेस बहुत है। टैरो में भी आपने कहा कि क्लेंजिंग जरूरी है। मेडिटेशन ध्यान लगाने के लिए भी क्लेंजिंग जरूरी है, तो वो एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। क्लेंजिंग क्या है? क्लेंजिंग क्या है, कैसे करें? क्लेंजिंग बेसिकली आप एक एनर्जी बीइंग हो। जब आप किसी से कनेक्ट करते हो, चाहे फ़ोन पे, चाहे इन पर्सन, चाहे ऑनलाइन, एनर्जी एक्सचेंज होता है जिससे आपको पता लगता है मुझे ये इंसान अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। जब आप किसी से बैठ के बात कर रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है, कुछ आपकी एनर्जी उनके पास जा रही है। राइट। अगर उनकी ऐसी कोई एनर्जी आपके पास आ जाती है जो शायद पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो शायद हो सकता है लाइफ में कुछ डिफिकल्ट पीरियड से निकल रहे हो, थोड़े दुखी हो या थोड़े डिप्रेस्ड हो, या दे आर गोइंग थ्रू समथिंग इन देयर लाइफ, और वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, यू डोंट वांट टू बी कैरिंग दैट एनर्जी विद यू। इट्स लाइक आपके घर में कोई आया जिसको कोल्ड था और वो उसके टिश्यूज आपके घर में रह गए। राइट। तो अब अपनी क्लेंजिंग करने का मतलब यही है कि आप वो उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो। तो आप एनर्जी क्लेंस करने के दुनिया में वैसे तो हज़ारों तरीके हैं। बंगालीज में एक धुनी करते हैं, वो एक बहुत पावरफुल तरीका है घर को क्लियर करने का, घर की एनर्जी क्लियर करने का, और जो भी उस घर में रहते हैं उनकी एनर्जी क्लियर होती है। बहुत सारे और जो लोग हैं वो धुनी नहीं करते हैं, बट कई लोग धूप जलाते हैं रोज़। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एनर्जी क्लेंजिंग में काम आती हैं। आजकल सॉल्ट वाटर यूज़ किया जाता है। सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, सॉल्ट वाटर से नहा लो, तो उससे आपकी एनर्जी क्लियर हो जाती है। अगर आपकी एनर्जी बीइंग में कोई ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो सॉल्ट वाटर उसे बहुत इजीली क्लियर कर देता है। यू एंड अप फीलिंग फ्रेश एनर्जेटिकली, नॉट जस्ट फिजिकली। उसके अलावा एक बहुत सिंपल सी टेक्निक जो मैं बता सकती हूँ वो ये है कि आप इमेजिन कर लो कि आपकी जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल क्लीन होती जा रही है। उसमें से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी आपकी बॉडी से निकलती जा रही है, आपकी एनर्जी बीइंग से। जितनी स्ट्रांग आपकी इमेजिनेशन, उतनी ही जल्दी आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा। सुनने में बहुत ही सिंपल और बचकानी सी चीज़ लगती है, लेकिन दिस एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि बहुत सारे हीलर्स ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सुनने में इतना सीरियस नहीं लग रहा होगा, बट जैसे आपने कहा आई एम श्योर यू बिलीव इन दिस। तो अगर आप इस पे विश्वास रखते हैं तो पैरानॉर्मल में भी रखते हैं? बिल्कुल, हम एग्जिस्ट करते तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं।
कोई एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा है विथ रिगार्ड टू रीडिंग, विथ रिगार्ड टू रेकी, जब आपको ये फोर्सेस दिखे या फिर आपने एक्सपीरियंस किया? अम, तो काफ़ी नॉर्मली होता ही रहता है। अम, बचपन से एक्सपीरियंस होती हैं चीज़ें। जी। अम, दिखी बहुत कम है लेकिन सेंस महसूस काफ़ी हुई है। अच्छी एनर्जीज़ भी, बुरी एनर्जीज़ भी। हम्म। तो पहले डर बहुत लगता था इन हम्म। चीज़ों से। धीरे-धीरे जब ये समझ आने लगा कि अच्छा ये डरने की चीज़ नहीं है, ये भी हमारी तरह ही है, एक डिफरेंट डायमेंशन के बीइंग्स हैं। हम्म। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। अगर आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तो क्लेंजिंग करते रहिए। हम्म। हम बोलते हैं जैसे प्रोटेक्शन डालते रहिए। हम्म। जैसे हम अपने घरों की दीवारें बनाते हैं, हम्म। ताकि वो लोग ना आ पाएँ जिन्हें हम नहीं चाहते। हम्म। उसी तरह आप अपनी भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि वो बीइंग्स ना आए जिन्हें आप नहीं चाहते। हम्म। सो हम उनके लिए प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में इंडिया में पूजा की जाती है, हम्म। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम करती है। हम्म। अब एक और तरीके की प्रोटेक्शन होती है, जब आपको अच्छी एनर्जीज दिखती हैं, आप उन्हें बोल सकते हो मेरी प्रोटेक्शन कीजिए। हम्म। है तो एनर्जीज, कम्युनिकेशन तो सबको चाहिए। हम्म। सो आप बहुत सिंपली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी डर लग रहा है कि प्लीज़ मुझे मत डराओ, हम्म। या जो अच्छी एनर्जीज हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी या ब्लेस मी, या अगर आपका कोई काम नहीं है तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। हम्म। तो कम्युनिकेशन करना होता है रिस्पेक्टफुली हर चीज़ से। एंड अगर आपको लगता है आपको नहीं करना है, तो आप किसी एक्सपर्ट से भी मिल सकते हैं हम्म। जो ये चाहता है। हम्म। अ, कई बार साउंड से भी ये चीज़ें क्लियर होती हैं। शंख ध्वनि। शंख ध्वनि हो गई, चैंट्स हो गए, हम्म। सिंपल क्लैपिंग हो गई। हम्म। हम्म। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनसे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। राइट। या हम्म। तो जैसे हम एनर्जी की बात करें, हमें पता चल जाता है वाइब से कि कौन सी एनर्जी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग से पता चल जाता है, डायमेंशन से पता चल जाता है। लेकिन अगर हम पैरानॉर्मल की बात कर रहे हैं, वहाँ एनर्जी प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होता है। मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आई हैव फेल्ट इट। तो इतना स्ट्रांग होता है बीइंग इन अ बॉडी टू इंटरैक्ट विद समबडी हु इज नॉट इन अ बॉडी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वो इतना इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल होता है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर इट इज गुड और बैड, बिकॉज यू जस्ट कांट टेक इट। तो इसका तरीका है टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ गुड एनर्जी, बैड। मतलब गुड बैड मुझे लगता है तब फेड हो जाता है, एंड यू जस्ट डोंट नो। इट्स सो पावरफुल, सो इम्पैक्टफुल। अगर ये आपके साथ बार-बार होता है, तो आई थिंक वन ऑफ द वेज़ टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज़ गुड और बैड इज़ आपको क्या फ़ील हो रहा है, या आपको क्या इंट्यूटिव सेंस आ रही है। सो कुछ लोग इंट्यूटिव होते हैं, कुछ लोगों के इंट्यूटिव सेंस उनकी फीलिंग्स होती हैं कि क्या ये मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है या मुझे बुरा फ़ील हो रहा है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कंपास। एंड कभी-कभी आपको ये भी एहसास होता है मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन ये एनर्जी मुझे हार्म नहीं करना चाहती ट्रू। है। ट्रू। तो उस सेंस को भी मानिए, वो भी एक इनसाइट ही है। क्योंकि हम कहते हैं हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी 5 इंद्रियाँ नहीं हैं। हमारी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी हैं। तो उन्हें भी सुनना, समझना और मानना ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल चीज़ों के लिए हमारे फिज़िकल सेंसेस काम आती हैं। नॉन फिज़िकल चीज़ों के लिए हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस काम आती हैं। तो प्रैक्टिस से ही क्रिएट होता है ये सेंस। अभी तक आपने जो भी कहा विद रिगार्ड टू टैरो, रेकी, इमोशनल ट्रेनिंग, तंत्र विद्या, सब कुछ मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। लेकिन लाइक 2024 में एक फिल्म आई थी, टैरो नाम था। स्पेंसर कोहेन ने डायरेक्ट किया था। तो वहां वही 5 स्टूडेंट्स जाते हैं, प्लेफुली टैरो कार्ड उठाते हैं, दे स्टार्ट इंटरप्रेटिंग इट।
फिर जब वो नॉर्मल लाइफ में आते हैं, जो टैरो कार्ड उन्होंने उठाया, वही फिगर सामने इमर्ज हुआ और एक-एक की डेथ हो गई। हुँ। ये लोग डरा रहे हैं हमें या सच में कुछ डरावनी चीज़ इसके पीछे है? क्योंकि यू स्पेशलाइज़ इन दिस, तो आप बता सकते हैं। एक देखिए, माइंडसेट हो जाता है कि डोंट डील विद दिस, डोंट मेस विद इट। इज़ इट समथिंग लाइक दैट? आई थिंक एक सीरीज़ ऑफ मूवीज़ आई थी, फाइनल डेस्टिनेशन, हुँ, जिस वजह से लोग एक ट्रक के पीछे चलने से डरने लग गए थे जिसके ऊपर पाइप्स रखे हुए, इवन इफ दे आर पीवीसी हुँ, पाइप्स, हुँ। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता टैरो में। राइट। प्योरली टैरो में ऐसा कुछ नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपने ऐसी कोई एनर्जी एनकाउंटर कर ली, हुँ, जिसका टैरो से कोई लेना-देना नहीं है। ओके। लेकिन आपने कोई ऐसी एनर्जी एनकाउंटर कर ली जो कि शायद अच्छी नहीं है, हुँ, तो डेफ़िनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है उस वज़ह से, लेकिन उस चीज़ का टैरो से डेफ़िनेटली कोई रे लेना-देना नहीं है। हुँ, हुँ, अम, कभी-कभी मेनस्ट्रीम मीडिया में किसी चीज़ को डरावना दिखाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे एक मिस्टिकल या अकल्ट चीज़ मानते हैं। राइट, तो राइट। कहते हैं कि अगर इसके बारे में सबको पता नहीं है तो हुँ, लेट्स यूज़ इट दिस वे। हुँ, हुँ, एज़ सिंपल एज़ दैट आई थिंक। हुँ। तो जैसे आजकल तंत्र विद्या से लोग थोड़ा डरते हैं, अभी हुँ, ओपन अप हो रहे हैं, लेकिन एक डर बैठा हुआ है, कुछ गलत ना हो जाए, हुँ, कुछ खराब ना हो जाए। और हमने देखे भी है कि काफ़ी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हुँ। कुछ काला जादू, ये सब इट फीचर्स, तो टैरो को भी मिसयूज़ किया जा सकता है। सारी एनर्जीज़ सबके लिए एक्सेसिबल है। हुँ, हमें बस उन्हें टैप करना आना चाहिए। अब एनर्जी तो एनर्जी है, आप उसे अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो, बुरे के लिए यूज़ कर रहे हो, ये आपका इंटेंट है। हुँ, अब इन चीज़ों में, जब आप इन चीज़ों में आते हो, अकल्ट में या इस तरह की चीज़ों में, एनर्जी रिलेटेड चीज़ों में, मैंने शुरू में बात की थी एनर्जी लॉज़ के हुँ, बारे में। हुँ, तो एक न्यूटन का एनर्जी लॉ है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड इक्वल एंड ऑपोजिट ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। तो जब हम तंत्र या अकल्ट की बात करते हैं, तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ मल्टीपल फोल्ड और 1000 टाइम्स और 10,000 टाइम्स रिएक्शन। हुँ, हुँ, तो अगर आप अच्छा करते हो तो आपके पास अच्छी एनर्जी आएगी, जस्ट एज एनी अदर कर्मा। अगर हुँ, आप उसको किसी का बुरा करने के लिए यूज़ करते हो, हुँ, तो आपके पास उतनी ही बुरी एनर्जीज आएंगी। हुँ, आपको हुँ, इस टाइम तो लग रहा है कि हाँ, उसने कुछ बुरा किया किसी का और किसी का बुरा हो गया एंड दैट पर्सन फील्स सेटिस्फाइड, हुँ, उसका रिवेंज था या जो भी था। हुँ, लेकिन लोग आगे का नहीं देख रहे हैं कि वो अपने हुँ, लिए कितना नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, कि आप ये कर तो रहे हो, आपने कर दिया, लेकिन आपने जिस एनर्जी को यूज़ किया वो एनर्जी अनफॉरगिविंग है। इट विल कम बैक टू यू व्हेदर यू हुँ, लाइक इट और नॉट इन सम फॉर्म, हुँ, हुँ, एंड इट कम्स बैक टू यू even across lifetimes, या, या, until and unless the effect of it is cleared. हुँ, हुँ, So डेफिनेटली इन चीज़ों को करने से पहले 10 बार सोचना ज़रूरी होता है। हुँ, और आजकल की दुनिया में कहते हैं कि हर इंसान पे आप भरोसा नहीं कर हाँ, सकते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ लिसन टू योर हार्ट। हुँ, अगर आपको कुछ सही लग रहा है तो वो सही है, अगर आपको लग रहा है सही नहीं है तो नहीं है, हुँ, एंड मूव आउट ऑफ देयर। हुँ, हुँ, तो दैट्स द ओनली थिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा नहीं करना। हुँ, हुँ, उसके अलावा आई थिंक जब कहते हैं ना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा बुरा क्यों हो हो रहा रहा है? है? इन्होंने इतना बुरा किया, ये तो तरक्की पे तरक्की हाँ। कर रहे हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ वेट एंड वॉच एंड लेट कर्मा डू इट्स जॉब। या, बट हमारे पास कभी उतनी पेशेंस नहीं होती। यस, यस, तो कई लोग जब बोलते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों ट्रू, बुरा हो रहा है? ट्रू, तो उस टाइम वो ये भूल जाते हैं कि वो हर एक के साथ सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हुँ, लेकिन आप हर एक के साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। आपके पास वो एनर्जी है, आपने वो अच्छे के लिए यूज़ की,
तो हर तरफ प्रॉस्पेरिटी होगी, हर तरफ अच्छा होगा। आपकी इंटेंशन में कहीं ना कहीं कोई बुराई थी या इंटेंशन मैलिशियस हार्म की थी, तो नेचुरली वो आपके पास भी एनर्जी आएगी लौट के। एवरीथिंग इज अ बूमरैंग इफेक्ट, हर चीज आती है वापस, नो मैटर व्हाट लूप होल्स यू फाइंड। लास्ट क्वेश्चन, ओके, एक ऐसा एक्सपीरियंस क्लाइंट के साथ या कोई क्लोज रिलेशनशिप में जिनकी लाइफ आपने completely चेंज किया हो, a life changing experience, and that's also very close to your heart, like making a real time difference in a person's life, a very very positive change. ये तो सोचना पड़ेगा। आई थिंक आई हैव वन, Mm-hmm. I have one. I'll not take the name of the person, of course, Definitely. confidentiality issues. Definitely. But I think this was one person who came to me and he said, I have everything in my life. I'm looking for joy. I just don't have joy. Wow. And I think that was one of my initial clients. Mm. So the moment I heard that statement, I was like, oh my God. It kind of hit deep. Mm. And मेरा पहला question था, am I equipped to help this? Mm. But जैसे हमें बोलते हैं कि देखते हैं क्या होगा, because we never know what is going to be the result of a healing. I think उस एक session में that person let go of the guilt of his father's death, for which he was not even responsible, and something that he was carrying for almost 50 years. And I think that was a session, वो session complete हुआ, and I wasn't sure how the person is gonna be because काफी intense था वो. The person called me about 3 days later and he said, I don't know what has happened, but my stammer is gone and I can't seem to find a problem in my life. And I was like, okay, but why are you telling me with such a sad expression? He said, मुझे डर लग रहा है कहीं आ ना जाए because मुझे कहीं नहीं दिख रही है problems. Whereas earlier all I saw was problems in my life. I can't seem to see any problem. Am I okay? I think that was the day I realized the power of these therapeutic sessions with EFT. And I was like, this shit works. Like this does work. Life changing events. Really life changing. मतलब कभी कभी I'm speechless. Yes. कि अच्छा ये भी होता है इससे. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you.